ठीक है, तो ग्रेविटेशन वाले पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज। सो ग्रेविटेशन का केपलर्स लॉ वो सब तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है, उसके वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। सो अभी हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले पार्ट से स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो इतना लिखो कि हम लोग इतना तो पता है हमें कि लेट से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, और उनके सेंटर ऑफ मास के बीच में डिस्टेंस है r। सो इनके बीच में ग्रेविटी के फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? G m1 m2/r²। इतना तो पता है ना, ये तो एकदम बेसिक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते, सही है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू तुम्हें पता होगी, कितनी होती है इसकी वैल्यू? 9.8 9.81, सही है। अच्छा, ये वैल्यू आई कहां से, ये मास पता ऑफ है? अर्थ। हाँ, ठीक है, तो उसका डेरिवेशन देख लेंगे, उसके बाद इसके अलग अलग कंडीशंस देखेंगे, अलग अलग केसेस देखेंगे, सही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक अर्थ बना देता हूं। यहाँ पे लेट मी ड्रॉ एन अर्थ, ठीक है। तो ये अपना अर्थ है, और अपना ऑब्जेक्ट जो है, अपना ऑब्जेक्ट जो है वो लेट से यहाँ पे, और वो सरफेस के बहुत नजदीक है। अपना ऑब्जेक्ट सरफेस के बहुत नजदीक है। अच्छा, ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ के मास को m मान लो, और अर्थ का जो रेडियस है उसे कैपिटल R मान लो। इतना क्लियर है कैसे? अच्छा, अभी लेट से सरफेस से अपना जो ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल h हाइट ऊपर है। अच्छा, अभी इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना रहेगा? लेट से इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m, इस पे फोर्स कितना रहेगा बता सकते हो मुझे? GM स्मॉल m। कैपिटल जी, कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन उनके इन दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच में डिस्टेंस कितना है? कैन आई से आई कैन राइट R प्लस H का होल स्क्वायर? यस और नो? सही है। अच्छा, अब ये जो हाइट है, लेट्स से दिस इज 10 मीटर, 100 मीटर। अर्थ का रेडियस कितना आइडिया है? लगभग 4 लगभग 6400 हाँ, किलोमीटर, सही है। और अर्थ का मास कितना है? 6 × 10⁻²4 kg। सो अर्थ इज अ ह्यूज ऑब्जेक्ट एक्चुअली, ठीक है। तो अच्छा, ये जो हाइट जो होगी, ये सिंस सरफेस के नजदीक है, तो ये मैक्सिमम अपने 100 मीटर के आसपास ही होगी। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं जो रेडियस है अर्थ का, इट इज मच मच ग्रेटर कंपेयर टू हाइट, है हाँ या ना? ये 6400 किलोमीटर है, उसे अगेन 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट करो, सो इट्स अ ह्यूज नंबर। उसके सामने स्मॉल एच तो बहुत छोटा है। सो आर प्लस एच जो है, उसे हम लोग एच को नेग्लेक्ट करके सिंपली हम उसे आर लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? तो ये फोर्स कितना हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट पे, फोर्स कितना हो जाएगा? कैन आई से ये फोर्स हो जाएगा mg। जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, हाँ या ना? ओके फाइन। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली फोर्स क्या होता है, फोर्स को मैं मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर दूंगा। इस फोर्स को मैं ऑब्जेक्ट के मास इनटू उसके एक्सेलरेशन से इक्वेट कर दूंगा। अब ये स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये एक्सेलरेशन किसने प्रोड्यूस किया है? ये एक्सेलरेशन जो है, ये ग्रेविटी ने प्रोड्यूस किया है। अर्थ की ग्रेविटी ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, एंड दैट्स द रीजन इसे हम लोग बुलाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये स्मॉल जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से हमें स्मॉल जी का फॉर्मूला मिलता है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। इतना क्लियर है? अच्छा, अभी इसमें तुम्हारा काम है कैलकुलेटर लो, और मुझे सब वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करने हैं। बेसिकली जी के बदले क्या डालेंगे? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू अर्थ के मास के बदले क्या डालेंगे? 6 इंटू 10⁻30, सॉरी 24, द होल डिवाइडेड बाय आर के बदले क्या डालेंगे? 6400 किलोमीटर एक्चुअली है आर जो है, इट इज 6400 किलोमीटर। उसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 1000 से, विच इज नथिंग बट 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट हो गया। सो इसे मैं सिंपली लिख सकता हूँ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो रेडियस के बदले क्या डालूंगा मैं? 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, सही है। अभी इस क्वांटिटी को इवेल्युएट करो और मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है जल्दी से, जो भी हो। अगर बेसिकली प्रॉपर वैल्यूज डालेंगे तो 05। 9.81 के आसपास आता है। सो यही हम लोग मान के चलते हैं, और इस एक्सेलरेशन है तो उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड।
स्क्वायर रहेगा। तो स्मॉल जी का वैल्यू कैसे आया, इतना क्लियर है? अच्छा, इसका एक्सप्रेशन भी याद रखना है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। इतना क्लियर है? हम्म, लिखो इतना अच्छे से। चलो इतना पढ़ लिया। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे शेल थ्योरम। सब लोग लिखो शेल थ्योरम। अब इसके दो थ्योरम्स है, इसके प्रूफ्स बहुत सही प्रूफ्स है इसके, लेकिन हमें इसके प्रूफ्स नहीं है हमारे सिलेबस में। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं बता दूंगा। सही है। तो शेल थ्योरम होता क्या है, इसे एकदम ध्यान से देखो। सपोज हमारे पास एक सर्कुलर शेल है। सपोज वी हैव अ सर्कुलर शेल। शेल का मीनिंग समझते हो ना? हम्म, हम्म तो सपोज वी हैव अ सर्कुलर शेल जिसका मास है m और जिसका रेडियस है कैपिटल R। सही है। इस शेल का मास है कैपिटल M और इसका रेडियस है कैपिटल R। सही बात है। तो शेल थ्योरम 1 क्या बोलता है, अगर मैं इसके अंदर जाऊं, इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू 0। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 0। बेसिकली शेल में के अंदर कहां पे भी जाऊं मैं, मुझे कोई भी ग्रेविटी फील नहीं होगी। अच्छा, इस शेल का बेसिकली डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म है। इतना समझ में आ रहा है? हम्म, सो अगर शेल के अंदर में कहीं पे भी जाऊं, सो हम्म फोर्स ड्यू टू शेल, बेसिकली ग्रेविटी जो प्रोड्यूस करेगा ये जो शेल, ये अंदर जीरो फोर्स प्रोड्यूस करेगा, नो मैटर कौन से पॉइंट पे जाओ तुम। इतना क्लियर है? हम्म ठीक है। उसके बाद आता है आउटसाइड द शेल। आउटसाइड द शेल कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा वो, एज इफ all the shell's mass, as if all the shell's mass is concentrated at the center, at the center। बेसिकली सपोज अभी मुझे यहां पे फोर्स निकालना है, इस पॉइंट पे फोर्स निकालना है। ये जो पॉइंट है, ये लेट से सम एच डिस्टेंस ज्यादा है अपने शेल से, और लेट से इसका मास है m, तो इस पे फोर्स कितना होगा शेल थ्योरम के हिसाब से, कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे? हम्म बेसिकली अगर कोई पॉइंट बाहर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बाहर है, तो शेल के कारण पे फोर्स कैसे निकालेंगे, एज इफ ये शेल का सारा मास इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया है मैंने। तो या मास है कैपिटल एम, और उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपने ऑब्जेक्ट से, आर प्लस एच। आर प्लस एच। गुड। तो फोर्स कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। हम्म इट इज एज इफ ये शेल का सारा मास उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया है, और वो इस स्मॉल एम पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। इतना क्लियर है? हम्म तो या शेल थ्योरम के दो थ्योरम्स है, दो पार्ट है। सबसे पहला पार्ट क्या बोलता है, शेल के अंदर फोर्स जीरो है, कहीं पे भी कौन से भी पॉइंट पे जाओ वो जीरो फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑब्जेक्ट पे। और अगर तुम शेल के बाहर कंसीडर कर रहे हो, शेल का सेकंड थ्योरम है, वो क्या बोलता है, वो ऐसा फोर्स प्रोड्यूस करेगा एज इफ वो शेल का सारा मास उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया है। तो लिखो इतना, चलो जल्दी से शेल थ्योरम। तुझे फिर रिवाइज नहीं अभी करना है? शेल थ्योरम पढ़ने के बाद, शेल थ्योरम पढ़ने के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डिफरेंट डिफरेंट केसेस। हमने यहां पे जो पढ़ा था, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे पढ़ा था, जब ऑब्जेक्ट सरफेस के बहुत ज्यादा नजदीक है, बेसिकली लेस देन 100 मीटर। सही है। अच्छा, अभी देखते हैं क्या पढ़ेंगे। अभी अभी देखो क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी when h is a bit larger, a bit larger। जब हम लोग उसे थोड़ा सा और ऊपर लेके गए, लेट से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं लेके गए। आई मीन इस केस में आपका जो हाइट है, इट्स नॉट कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। आई मीन आपका रेडियस ऑफ अर्थ तो 6400 किलोमीटर है। तो अगर मैं 400, 500, 600 किलोमीटर ऊपर लेके जाऊं मेरे एच को, मेरे ऑब्जेक्ट को, तब जाके
हम लोग बोल सकते हैं कि ओके नाउ इट्स कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन अगर सपोज मैं उसे 100 किलोमीटर से नीचे रखूं, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर एंड सो ऑन, तो वो इतना छोटा नहीं है कि मैं उसे नेग्लेक्ट कर सकूं, लेकिन वो इतना बड़ा भी नहीं है कि इट इज कंपेयर टू योर रेडियस। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग देखते हैं। तो लेट से सबसे पहले मैं यहाँ पे अर्थ बना लेता हूं। सबसे पहले यहाँ पे मैं अर्थ की डायग्राम बना रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये अर्थ का सेंटर हो गया, अर्थ का मास है m, अर्थ का रेडियस है r, और लेट से अपना ऑब्जेक्ट अभी यहां पे है और ये सपोज कुछ h हाइट पे है, ये कुछ h हाइट पे है और अर्थ का रेडियस तो r है, तो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली r है। अभी इस पे हमें टोटल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है। सबसे पहले हम लोग इस पे फोर्स निकालेंगे, सही बात है। लेट से इसका ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम, इसमें फोर्स कितना रहेगा, कहना है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ। इतना समझ में आ रहा है? ओके अभी ये चीज को मैं लिख दूंगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन, सही है। यहाँ पे स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये वाला एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ग्रेविटी प्रोड्यूस कर रही है, एंड दैट द रीजन इसे हम लोग बुलाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका यहाँ पे एक्सप्रेशन हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, सही है। अभी यहाँ पे मैंने तुम लोग को बताया था जो एच है वो अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन वो आर से कंपेरेबल नहीं है, बट इतना भी छोटा नहीं है कि मैं इसे नेग्लेक्ट कर सकूं, मैं इसे एडिशन से नेग्लेक्ट कर सकूं। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। मैं इसे लिख सकता हूं कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच रेज टू -2, ये क्लियर है? हाँ या ना? हाँ। ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुको, अगले स्टेप में करूंगा, उसके पहले देखो मैं क्या कर रहा हूं। मैं डिनोमिनेटर से कैपिटल आर जबरदस्ती कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बन जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है कैसे आया? हाँ। मैंने डिनोमिनेटर से आर को जबरदस्ती कॉमन ले लिया, इतना क्लियर है? ओके अभी देखो क्या होगा। यहां पे मैं इस चीज को लिख सकता हूं कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर इनटू, यहां पे आ जाएगा ये ऊपर न्यूमरेटर में ले लेता हूं मैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एच बाय आर का रेज टू -2। ये क्लियर है कैसे आया? ओके अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ थ्योरम्स लिख के बताता हूँ। 1 प्लस एक्स रेज टू एन, ये जो है ये ऑलमोस्ट बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स के। अगर यहाँ पे माइनस डाल दो तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, सही बात है। लेकिन इसका कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन है जो मॉड एक्स जो है इट मस्ट बी वेरी मच लेस देन 1। इनफैक्ट ये 1 से जितना छोटा रहेगा, कम अगर 1 से जितना छोटा रहेगा ये उतना ही ये एक्यूरेट आंसर देगा, सही बात है। अच्छा तो इस केस में मैंने बताया जो अपना हाइट है वो कैपिटल आर रेडियस से बहुत छोटा है। आई मीन लेट से आपका रेडियस 6400 किलोमीटर है, लेट से इट इज मेरिल 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, सही है। सो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, अच्छा इस ये क्या हो जाएगा जी। जी, इसे मैं जी सरफेस लिखूंगा, तो इसे मैं जी एस लिखता हूं, जी एट द सरफेस। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस 2h बाय आर। बेसिकली जो -2 है वो h से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो या n प्लस माइनस एक्स इज ऑलमोस्ट रेज टू n इज 1 प्लस और माइनस एन एक्स, तो वही क्या है यहाँ पे। इस फॉर्मूला में सिंस 1 है इसलिए मैंने आर स्क्वायर निकाल के यहाँ पे 1 बना दिया था। तो ये आया अपना g का फॉर्मूला व्हेन हाइट इज थोड़ा सा ज्यादा। इट्स नॉट फ्यू मीटर्स लाइक 10 मीटर 20 मीटर 100 मीटर, इट इज इन फ्यू किलोमीटर्स 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर। अगर ये रेंज है तो उस केस में ये g का प्रॉपर एक्सप्रेशन है, वे g क्या है, g सरफेस टाइम 1 प्लस 1 माइनस 2h बार। ये क्लियर है कैसे आया? देखो इतना, चलो इसके बाद लिखेंगे g बिलो द सरफेस, बिलो द सरफेस। अभी ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक अजम्पशन करेंगे। अजम्पशन क्या करेंगे कि अर्थ का डेंसिटी थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ऑब्वियस सी बात है कि ये सच नहीं है,
हमें पता है जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सेंटर के नजदीक जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। बट या अभी का अपने कैलकुलेशंस इजी बनाने के लिए हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि अर्थ की जो डेंसिटी है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो बिलो द सरफेस कैसे करना है एक बार देख लो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अर्थ बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग अर्थ बनाएंगे। लेट से अर्थ का, अच्छा ये जो अर्थ है ये एक्चुअली पूरी फिल कर दूं तो ज्यादा बेटर है। कौन से कलर से करूं, चलो और ये इस कलर से कर रहा हूं। या तो ये एक्चुअली अपनी अर्थ है और हम लोग कहाँ पे बना रहे हैं, लेट से हम लोग कुछ एच हाइट नीचे जा रहे हैं। नहीं दिख रहा इस पे, ओके। लेट से हम लोग एच हाइट नीचे जा रहे हैं। अर्थ का मास है एम, इसका रेडियस है आर। सो या इसका मास है एम और इसका रेडियस है आर। सही बात है। अच्छा अभी हम लोग एच हाइट नीचे आ रहे हैं सरफेस के, तो लेट से मैं यहां पे इसका एक स्फीयर बना देता हूं समवॉट लाइक दिस। और अर्थ की डेंसिटी को रो मान लो। अर्थ की डेंसिटी को रो मान लो। रो क्या हो जाएगा, अर्थ का मास अपॉन अर्थ का वॉल्यूम। सही है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे कैसा, लेकिन सबसे पहले इतना क्लियर है क्या किया हमने। अच्छा अभी अभी यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है। कहना है से इस यहाँ पे जो मैंने स्फीयर बनाया है इसके ऊपर मैं कोई भी स्फीयर ले लूं। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, मैं पूरे के पूरे अर्थ को इनफाइनाइट शेल्स में डिवाइड कर रहा हूं। बेसिकली यहाँ पे एक शेल, यहाँ पे एक शेल, यहाँ पे एक शेल, यहाँ पे एक शेल एंड सो ऑन। मैं पूरे के पूरे अर्थ को इनफाइनाइट शेल्स में ये कर रहा हूँ, बाइफरकेट कर रहा हूँ। सो कहना है से इस स्फीयर के ऊपर जो भी स्फीयर्स होंगे उनके लिए इंटरनल पॉइंट हो जाएगा। लेट से इसे मैं स्फीयर 1 बुला देता हूं। लेट से मैं इसे स्फीयर 1 बुला रहा हूं और यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, ऑल द शेल्स, सॉरी इसे मैं शेल 1 बुला रहा हूं, ऑल द शेल बिगर देन 1, बिगर देन शेल 1। सो बेसिकली अपना जो पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट है फॉर ऑल द शेल। लेट से इसे मैं पॉइंट ए बोलता हूं, फॉर ऑल द शेल्स बिगर देन 1 पॉइंट ए इज एन इंटीरियर पॉइंट। हाँ या ना। तो शेल अपने इंटीरियर पॉइंट पे कितना फोर्स एक्सर्ट करता है, एम इनटू, हाँ इंटीरियर पॉइंट पे। शेल थ्योरम मैंने पढ़ाया तुम लोग को अभी अभी अच्छा कि इनसाइड द शेल ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो, मतलब शेल के अंदर अगर कोई भी पॉइंट है तो वो उस पर जीरो फोर्स एक्सर्ट करेगा। इतना क्लियर है। यहाँ पे भी वही हो रहा है बेसिकली। सारे के सारे पॉइंट्स जो इस शेल के अंदर है, बेसिकली इस शेल के, सॉरी बेसिकली ये जो भी शेल्स है जो इसके ऊपर है वो इस पॉइंट पे जीरो फोर्स एक्सर्ट करेंगे। सही है, therefore force exerted, force exerted by the part above our point, मतलब ये जो पूरा पार्ट है, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये मैं ये पूरे पार्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये पार्ट टोटल कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, कहना है जीरो, बिकॉज ये पूरे पार्ट के लिए अपना पॉइंट है तो इंटरनल पॉइंट है और इंटरनल पॉइंट पे शेल जो है वो जीरो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। इतना क्लियर है। ओके अभी इसका डेंसिटी लेट से m अपॉन वी है और इसका डेंसिटी हमने कांस्टेंट अज्यूम किया, तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। इतना क्लियर है। अच्छा मैं बेसिकली डेंसिटी पे क्यों कंसर्न हूं, बिकॉज मुझे अभी ये इंटीरियर पार्ट का मास निकालना है। लेट से इंटीरियर पार्ट का मास है m डैश, इंटीरियर पार्ट का मास है m डैश और इसका वॉल्यूम है v डैश, इसका वॉल्यूम है v डैश। कैन आई से m डैश जो है इट इज नथिंग बट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू v डैश। इतना क्लियर है कैसे लिखा है मैंने। m डैश क्या है, इतना जो पोर्शन है उतने पोर्शन का वॉल्यूम m डैश है, तो वो क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डैश। इतना क्लियर है। ओके डेंसिटी के बदले क्या डालूंगा मैं, ये चीज सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, अर्थ का मास अपॉन
4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब इंटू वी डैश के बदले क्या रिप्रेजेंट करूंगा, इसका वॉल्यूम। अभी इसका रेडियस कितना होगा, कहने से आर माइनस एच, सो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर के बदले क्या लिखेंगे आर माइनस एच का होल क्यूब। इतना क्लियर है? बस दैट्स इट। अभी कौन से पार्ट्स कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे, 4/3 पाई 4/3 पाई बाय पाई 4/3 पाई इज गेटिंग कैंसल्ड, हाँ या ना? तो यहाँ पे अपने पोर्शन का मास कितना आ रहा है, वो आ रहा है अर्थ का मास टाइम्स आर माइनस एच का क्यूब अपॉन आर क्यूब, हाँ या ना? ठीक है, अभी जो आर क्यूब है उसे हम लोग इसके अंदर डाल सकते, तो ये क्या बन जाएगा m टाइम्स आर क्यूब 1 बाय, तो 1 माइनस एच बाय आर का होल क्यूब हो जाएगा ये चीज। इतना क्लियर है? इतना लिखो पहले, चलो जल्दी। ठीक है, डायरेक्ट अभी हमने ये मास क्यों निकाला, बिकॉज इसके अंदर जो भी शेल्स होंगे कहने से उनके लिए ये एक्सटीरियर पॉइंट है। कौन से पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं। सो ये वाला जो पोर्शन है, इसके जो इनफाइनाइट शेल्स है सबके लिए कहने से ये एक्सटीरियर पॉइंट है। तो एक्सटीरियर पॉइंट पे शेल कितना फोर्स एक्सर्ट करता है, एज इफ सारे के सारा मास इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया है। सही बात है? ठीक है, सो यहां पे फोर्स क्या होगा कैपिटल जी, और कितना मास, ये एम डैश वाला मास रहेगा, ऊपर वाला मास नहीं कंसीडर करना है, बस एम डैश वाला मास कंसीडर करना है। एम डैश इंटू लेट से यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है स्मॉल एम, एम डैश इंटू स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसके सेंटर से, कहने से आर माइनस एच का होल स्क्वायर, हाँ या ना? ठीक है, बस अभी यहां पे एम डैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, मैं एफ के बदले एम जी लिखूंगा इज इक्वल टू जी अपॉन आर माइनस एच का होल स्क्वायर। आई गेस मुझे एम डैश के बदले ये वाला वैल्यू सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, ज्यादा बेटर है, आर माइनस एच का होल क्यूब अपॉन आर क्यूब। ये क्लियर है कैसे लिखा है मैंने, हाँ या ना? चलो, अभी कहने से आर माइनस का होल, अभी ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यूब कैंसिल होकर यहाँ पे 1 ही बचेगा। सही है? ओके, अच्छा यहाँ पे स्मॉल एम भी था, स्मॉल एम इससे कैंसिल हो गया, तो मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना मिल रहा है कैपिटल जी, अच्छा यहाँ पे कैपिटल एम भी रहता है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर है ना, आर क्यूब है ना, यहाँ पे मैं आर स्क्वायर लिख रहा हूं और एक आर में इसके नीचे लिख रहा हूं। ये समझ में आया मैंने क्या किया? अच्छा, ये चीज क्या बन जाएगी जी एट द सरफेस, तो जी क्या बन जाएगा जी एट द सरफेस टाइम्स ये आर में इसके अंदर लगे स्प्लिट कर देता हूं, क्या बन जाएगा 1 माइनस एच बाय आर। सही है? तो ये आपका बन गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस। इतना क्लियर है? अच्छा, सेंटर पे क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच के बदले कैपिटल आर डालना पड़ेगा, कैपिटल आर डिस्टेंस नीचे चला गया, कहना से 0 हो जाएगा। सो या सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 0 है। इतना क्लियर है? तो लिखो इतना, चलो ठीक है। अभी हम लोग बेसिकली क्या लिखेंगे, हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखेंगे एच का, जनरल फॉर्मूलाज। बेसिकली इसमें क्या है, बेसिकली सारे के सारे फॉर्मूलाज का कलेक्शन और कुछ नहीं। जो अभी 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 हमने जो भी इवैल्यूएट किया है, जो जो इवैल्यूएट कर रहे हैं, सारे के सारे फॉर्मूलाज हम यहाँ पे एक कलेक्शन लिख लेते हैं, ठीक है? ओके, सबसे पहले तो आपका जी एट सरफेस है, वो क्या है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। इतना क्लियर है? जो लगभग 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ रहा था। सही है, तो यहां पे मैं जी की वैल्यू लिखूंगा, अलग अलग वैल्यू लिखूंगा। बेसिकली ये क्या होगा, जी एस के बराबर होगा एट सरफेस, एट सरफेस। सही है, ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा जी एट सरफेस टाइम्स 1 माइनस 2h बाय आर, कहां पे अ बिट अबव सरफेस, या फिर बिट अबव नहीं बोलेंगे, व्हेन
when h is a bit large. लार्ज, सही बात है। अच्छा, ये क्या बन जाएगा सिंपली, ये तो हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर व्हेन एच इज कंपेरेबल टू आर, व्हेन एच इज कंपेरेबल टू रेडियस। बेसिकली 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ऊपर चले गए तो, और इसका फॉर्मूला क्या है, जी एट सरफेस टाइम्स 1 माइनस एच बाय आर। ये क्या है, एच हाइट बिलो द सरफेस, एट एच हाइट बिलो द सरफेस। ये क्लियर है एकदम प्रॉपर्ली कैसे आया है, इसमें कोई डाउट है तुम लोग को, इसका डेरिवेशन सब प्रॉपर्ली देख लिया हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनसीईआरटी का, लिखो इतना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, लिखो। ग्रेविटेशनल फील्ड को लेट से मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अभी ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या है, ये एक आइडिया है, ये एक एनालॉजी है बेसिकली, कि ग्रेविटी फोर्स कैसे एक्सर्ट करता है, सही है। तो इसके पीछे का आइडिया, इसके पीछे का एनालॉजी ऐसा है कि सपोज यहां पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे लेट से इसका मास है m। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने आजू बाजू, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने आजू बाजू एक काइंड ऑफ एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सही है। अच्छा, अभी सपोज यहां पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आया तो वो इसके फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है और ये फील्ड इस पे एक्चुअली फोर्स एक्सर्ट करता है। तो है क्या, यहाँ पे मास, उनके बीच में होता है फील्ड, और अगेन मास। तो इनके बीच में जो भी इंटरैक्शन हो रहा है ये फील्ड के थ्रू हो रहा है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू हो रहा है। तो इसका आइडिया समझ में आ रहा है तुम लोगों को। अच्छा, विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ये चीज एक्चुअली प्रूव की गई है कि फील्ड एग्जिस्ट करता है, कि फील्ड इज नॉट जस्ट मेरीली अ मैथमेटिकल फंक्शन, इट एक्चुअली प्रेजेंट, इट्स एक्चुअली देयर फिजिकली। ये एक्सपेरिमेंट ये चीज प्रूव की गई है, समझ में आ रहा है। वैसे आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो कुछ अलग ही बताता है, वो ये बताता है कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलती है कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, एक्चुअली ग्रेविटी इज एज इफ, सपोज ये आपका स्पेस टाइम फैब्रिक है, सपोज ये आपका स्पेस टाइम फैब्रिक है, तो यहां पे अगर मैं मास रखूं तो डिपेंडिंग की मास कितना ज्यादा है वो उस फैब्रिक को कर्व कर देगा, थोड़ा सा एक कर्वेचर डाल देता है। ऐसा समझो बेसिकली मैंने एक कपड़ा लिया है और कपड़े को मैंने एक स्ट्रेट बिछाया है, अभी अगर मैं उसके ऊपर कोई मास डाल रहा हूं कहना है से वो उतने पोर्शन में वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। तो आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी ये बोलती है कि जितना ज्यादा मास लेंगे हम लोग वो स्पेस टाइम को उतना ज्यादा कर्व कर देगा। अच्छा, एक स्ट्रेट सरफेस पे अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रखूं तो वो अपनी जगह से हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा। लेकिन अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट यहां रखूं कहना है से वो यहां पे जाना स्टार्ट कर देगा। सो या आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्चुअली ये बोलती है कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बट ठीक है वो तो बहुत हाई लेवल का फिजिक्स, हमें उतना पढ़ना नहीं है। फॉर नाउ हम लोग सिर्फ फोर्स के बारे में बातें करेंगे, सही है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग फील्ड का देखेंगे डेफिनेशन, फील्ड का देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड का डेफिनेशन क्या है कि फोर्स, इट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ पॉइंट मास, या फिर सॉरी ऑन अ मास विथ यूनिट मास, ऑन एन ऑब्जेक्ट, on an object with unit mass, with unit mass। इतना समझ में आ रहा है। बेसिकली तुम्हारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर है इट इज गिवन बाय फोर्स वेक्टर अपॉन मास, इट इज गिवन बाय फोर्स वेक्टर अपॉन मास। इतना क्लियर है, तो इतना लिखो चलो। तो अभी हम लोग देखेंगे फील्ड, सबसे पहला पार्ट आता है यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, ड्यू टू पॉइंट मास, ठीक है। सो लेट से यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m,
या फिर चलो कैपिटल एम ले लो, कैपिटल एम ले लो। अच्छा, अभी मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट लाया है जिसका मास है स्मॉल एम, और जो कोई आर डिस्टेंस दूर है अपने कैपिटल एम से। इतना क्लियर है? अच्छा, तो इस पे फोर्स कितना रहेगा? G/m/r²। कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, हाँ या ना? अच्छा, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कहना है से यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा माइनस आर कैप, बिकॉज रेडियस वेक्टर क्या होता है, ये रेडियस वेक्टर होता है जो पॉइंट आउट करता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, और फोर्स ये डायरेक्शन में रहेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो मुझे सिंपली मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। और ये माइनस साइन कैसे है समझ में आ रहा है ना? तो या पॉइंट मास के कारण, अच्छा तो इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशन फील्ड क्या होगा, मुझे सिंपली मास से डिवाइड करना पड़ेगा, एफ वेक्टर अपॉन एम। तो यहां से मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम, अच्छा स्मॉल एम तो कट जाएगा, स्मॉल एम तो कट जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स आर कैप। ये क्लियर है? अच्छा, आर कैप को बाद में आर वेक्टर अपॉन वो मॉड आर भी लिख लेते हैं। सो या तो बहुत जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे भी ली जाती है। ये जो आर कैप है, आर कैप के बदले लिखेंगे आर वेक्टर अपॉन आर, स्मॉल आर इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड। सही है? तो इस केस में ग्रेविटेशन फील्ड होता है माइनस जी कैपिटल एम बाय आर क्यूब टाइम्स आर वेक्टर। इतना क्लियर है? तो ये है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, लिखो इतना। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड आपस में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वो हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमें अभी सैटेलाइट वो सब खत्म करना है। सो अभी विल स्टार्ट विद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा ये पढ़ लेंगे, फिर सैटेलाइट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर से ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाएंगे। बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड वाला जो टॉपिक है वो आपके बोर्ड्स में नहीं है, ये प्योरली जेई का टॉपिक है। ठीक है, चलो तो इसके बाद टॉपिक लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ये देखेंगे। सही बात है? ठीक है, मैं अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, ये एग्जैक्टली वर्क फॉर एनर्जी में आया कैसे वो हम लोग अपने जेई के लेक्चर्स में देख लेंगे। ठीक है, सो अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मूलाज बताऊंगा, एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम से इसका डेरिवेशन आता है कि क्यों पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ ये है। सही है? तो चलो लेट से यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, और यहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, और इनके सेंटर ऑफ मास के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, तो इस केस में आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूं, इट इज गिवन बाय माइनस जी m1 m2 अपॉन r। फॉर्मूला क्लियर है? इतना लिखो चलो। अच्छा, अभी इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस मैं तुम लोग को बता देता हूं कि ये नेगेटिव साइन यहां पे क्यों आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा फिजिकली सोचेंगे, पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है। कहना है किसी चीज में ज्यादा पोटेंशियल है तो वो ज्यादा वर्क कर सकता है। फिजिक्स में तो इसका इंटरप्रिटेशन यही है, अगर किसी सिस्टम में ज्यादा पोटेंशियल है, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसमें से हम लोग ज्यादा वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये क्लियर है तुम लोग को सबसे पहले तो? अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर मैं दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स को इनफाइनाइटली दूर लेके जाऊं, अगर मैं दोनों का, अभी यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इन दो ऑब्जेक्ट्स को अपना सिस्टम कंसिडर कर रहा हूं, वी आर कंसिडरिंग दीज टू ऑब्जेक्ट्स एज आवर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या फिर सिस्टम जो भी हो। अच्छा, अभी अगर मैं इन दो ऑब्जेक्ट्स को इनफाइनाइटली दूर लेके जाऊं तो क्या होगा, तो इनमें पोटेंशियल कितना होगा, जरा एक सोच के बता सकते हो मुझे? क्या ये कुछ हलचल करेंगे, इनके बीच में कुछ फोर्स वगैरह रहेगा? हाँ या ना? नहीं। नहीं। तो कैन आई से बेसिकली मैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं, जब मेरा आर इंफिनिटी पे टेंड करेगा, जब मेरा आर इंफिनिटी पे टेंड करेगा, कैन आई से मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो पे टेंड करनी चाहिए। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट को जीरो पोटेंशियल मानते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बाकियों की पोटेंशियल एनर्जी इवेल्युएट करते हैं। सही है?
लेकिन इस केस में बेसिकली हम लोग क्या अज्यूम करें कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इसका रीजन भी मैंने बता दिया क्यों। ये क्लियर है? अच्छा, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं उनको क्लोज लेके आ रहा हूं, मुझे ये बताओ, लेट से यहां पे अपना ऑब्जेक्ट m1 था, यहां पे अपना ऑब्जेक्ट m2 है, और दूसरे केस में ऑब्जेक्ट m1 यहां पे और ऑब्जेक्ट m2 यहां पे, ठीक है। अच्छा, ये पहला केस है और ये दूसरा केस है, और मैं इन ऑब्जेक्ट्स को रिलीज कर रहा हूं। आई एम जस्ट सिंपली रिलीजिंग दिस ऑब्जेक्ट। रिलीज करने के बाद क्या होगा, कहना है से दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, हाँ या ना? हाँ ठीक है। हम्म, सो बेसिकली एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों एक दूसरे को बम्प कर जाएंगे, इनके बीच में कोलिजन होगा। इस केस में भी एक ऐसा टाइम आएगा, इनके बीच में कोलिजन होगा। अच्छा, मुझे ये बता, कौन से केस में कोलिजन ज्यादा वायलेंट होगा या फिर ज्यादा हार्ड होगा? कौन से केस में कोलिजन ज्यादा हार्ड होगा, पहला केस की दूसरा केस? फर्स्ट फर्स्ट। फर्स्ट केस, बिकॉज ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर से एक दूसरे को अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो गए, तो नजदीक आते आते उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। सही बात है। तो कहना है से इस सिस्टम में पोटेंशियल ज्यादा था और इस सिस्टम में पोटेंशियल थोड़ा कम था, अगर मैंने दोनों का कंपैरिजन किया तो, हम्म, है ना? हम्म, मतलब जैसे जैसे मुझे अभी ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होते जा रहा है, वैसे वैसे एक्चुअली पोटेंशियल कम होते जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस कम होते जा रहा है, वैसे वैसे उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कम होते जा रहा है। सही, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, एज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इंक्रीजेस, या फिर चलो डिक्रीजेस लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा इस केस में। एज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, देयर पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस। सही बात है। अच्छा, इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी कितना था? इन्फिनिटी पे जब डिस्टेंस उनके बीच में इनफाइनाइट है, तब पोटेंशियल एनर्जी कितना था? जीरो जीरो। और जैसे जैसे उनके बीच में डिस्टेंस कम होते जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी और कम होनी चाहिए। तो जीरो से कम क्या होता है? कहना है नेगेटिव। हम्म, एंड दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन। ये इतना समझ में आ रहा है नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है यहां पे? हम्म, लिखो इतना। अच्छा, इसका और एक रीजन है, वो प्रॉपर रीजन है, वर्क और एनर्जी वाला रीजन। सही है, वो जब मैं इसी की जेई वाला पार्ट कराऊंगा तब आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। लिखो इतना। चलो, इतना पढ़ लिया ना तुम लोगों ने। अभी हम लोग पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के कॉन्सेप्ट। सही है, ठीक है। तो सैटेलाइट्स के कॉन्सेप्ट देख लेंगे अभी, कि सैटेलाइट के पीछे की जो फिजिक्स है, उसके पीछे की ग्रेविटी की फिजिक्स जो है, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। सही है। तो लेट से यहां पे मैं अर्थ बना लेता हूं। ठीक है, यहां पे हम लोग अर्थ बना लेते हैं। एंड लेट से एक सैटेलाइट है जो ऑर्बिट कर रहा है। लेट से अर्थ का मास यहाँ पे कैपिटल एम और अर्थ का रेडियस कैपिटल आर बोल रहता हूं। लेट से ये अर्थ का सेंटर है और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है कैपिटल आर, ये डिस्टेंस है कैपिटल आर। सही है। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, लेट से एक सैटेलाइट है जो किसी एच हाइट पे ऑर्बिट कर रही है। तो यहां पे जो मैं बना रहा हूं, ये ऑर्बिट बना रहा हूं। यहां पे मैं सैटेलाइट का ऑर्बिट बना रहा हूं। लेट से ये किसी एच हाइट पे है। सही है। अच्छा, ये सैटेलाइट का मास स्मॉल एम अज्यूम कर लो। इतना क्लियर है? सैटेलाइट का मास स्मॉल एम अज्यूम कर लो। अभी हमारा काम क्या है, हमें सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का मीनिंग वो एक चक्कर काटने में कितना टाइम लेता है। सही है। हमें सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालना है। हमें सैटेलाइट की वेलोसिटी निकालनी है कि भैया किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और सैटेलाइट की हाइट, बेसिकली इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालना है। इतना क्लियर है? ठीक है। तो चलो अभी इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग यहां पे देखेंगे। इनके बीच में फोर्स कितना होगा, अर्थ और सैटेलाइट के बीच में?
बोलो हाँ? इनके बीच में फोर्स कितना होगा? जी एम एम अपॉन कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस आर कितना हो प्लस जाएगा? एच, आर प्लस एच। आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे मैं एच को नेग्लेक्ट करूँ क्या? नहीं नहीं। सैटेलाइट जो है वो एक्चुअली बहुत ऊपर है, ठीक है, इट्स इन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो या तुम एक्चुअली इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हें ये रखना पड़ेगा। सही है। अच्छा अभी इतना देखो, वो सैटेलाइट उस ऑर्बिट में क्यों है? व्हाई दैट सैटेलाइट फिक्स्ड इन दैट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट? उसे अर्थ अपनी तरफ खींच रहे, तो देयर मस्ट बी अ फोर्स जो उसे अर्थ से दूर खींच रहा है। वो कौन सा फोर्स है? टेंजेंशियल टैंजेंशियल। है? ये क्या होता है? टेंजेंशियल कौन सा फोर्स होता है? अच्छा सब बेसिकली एक धागा लो, उस पर एक पत्थर बांधो, उसे घुमाओ, कहने से धागा बाहर जाने की कोशिश करेगा, हम लोग उसे अंदर खींचेंगे एक्चुअली। पत्थर फोर्स को हम ना, लोग क्या धागा बुलाते हैं? थोड़ी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बुलाते हैं। सही है। तो यहां पे बेसिकली जब मैं इक्वेशन लिखूंगा, मैं पार्टिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करूंगा, और पार्टिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो रेडियली आउटवर्ड एक्ट करता है। इतना क्लियर है? दैट फोर्स एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड्स। इतना क्लियर है? हाँ। और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? mv स्क्वायर बाय आर। तो यहां पे लिख रहा हूं फोर्स सेंट्रीफ्यूगल CF, ये होता है मास इंटू टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन आर। तो इस केस में आर बन जाएगा अपना आर प्लस एच, इस ऑर्बिट का रेडियस है आर प्लस एच। इतना क्लियर है? अच्छा अगर अपना सैटेलाइट उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो कैन आई से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा? ओके समझ में आ रहा है प्रॉपरली एकदम? ओके सो कैन आई से टू फॉर द सैटेलाइट टू स्टे इन दैट ऑर्बिट, फॉर अ सैटेलाइट टू स्टे इन दैट ऑर्बिट, दिस फोर्स, ये यहाँ पे मैं ग्रेविटी का फोर्स लिख देता हूं मैं से, ये ग्रेविटी का फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग अभी करेंगे क्या, हम लोग इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर देंगे, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सेंट्रीफ्यूगल में क्या आ जाएगा? एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एच। सही बात है? ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा देखो, स्मॉल एम तो कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे आर प्लस एच का स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। तो कहना है यहाँ पे हमें एक्चुअली वी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, तो वी क्या हो जाएगा इस चीज का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच। सही बात है? तो ये कौन सा फॉर्मूला है? ये सैटेलाइट का वेलोसिटी, अगर सैटेलाइट किसी पर्टिकुलर हाइट पे है तो उसका वेलोसिटी इतना ही होना चाहिए। ये क्लियर है तुम लोग को? हाँ। लिखो इतना, चलो। ठीक है, अभी हमने वेलोसिटी इवैल्यूएट कर लिया, अभी टाइम पीरियड इवैल्यूएट करते हैं। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड इज नथिंग बट बेसिकली एक पूरा चक्कर काटने में सैटेलाइट को कितना टाइम लग रहा है, वो बन जाएगा आपका टाइम पीरियड। ये इतना क्लियर है? ठीक है। सो अभी टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? देखो ये टैंजेंशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट। अच्छा स्पीड क्या होता है या फिर वेलोसिटी क्या होता है? कहने से डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो टाइम क्या होगा? कहने से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सही है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा जल्दी बताओ मुझे, चलो। 2 पाई आर प्लस एच। बेसिकली सरकमफरेंस के बराबर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू रेडियस, रेडियस यहाँ पे आर प्लस एच है, द होल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमें ऑलरेडी मिल चुका है, विच इज नथिंग बट दिस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच। इतना क्लियर है कैसे लिखा है मैंने इसे? अच्छा अब ये जो स्क्वायर रूट वाला साइन है मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगा, मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। सो टाइम पीरियड का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, द होल डिवाइडेड बाय जी एम अपॉन आर प्लस एच। सही है? सो यहां से हमें टी स्क्वायर क्या मिल जाएगा? टी स्क्वायर मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम टाइम्स आर प्लस एच का क्यूब।
सही है। अच्छा, कहना है ये चीज तो एक कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, जीएम कांस्टेंट है, तो कहना है ये चीज एक कांस्टेंट है, आया ना। हाँ सिंस दिस थिंग इज कांस्टेंट, तो कहना है मैं यहां से लिख सकता हूं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर प्लस एच का क्यूब। हाँ या ना। हाँ अच्छा, ये आर प्लस एच क्या है, कहने से आर प्लस एच इज नथिंग बट द ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस। सो कहने से टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जहां पे आर क्या है, आर इज नथिंग बट योर ऑर्बिटल रेडियस, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ऑर्बिटल रेडियस। कहना है ये केपलर का थर्ड लॉ है, हाँ केपलर थर्ड लॉ। सो न्यूटन के ग्रेविटी के लॉ से हमने केपलर थर्ड लॉ प्रूव कर दिया है। अभी केपलर का लॉ जो था उसके पीछे कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं था, वो बस एक ऑब्जर्वेशन से लिया गया था। तो या एक ऐसी क्वांटिटी जो मेरे लिए ऑब्जर्व की गई है उसे हम लोगों ने प्रॉपर फिजिक्स और मैथमेटिक्स से प्रूव कर दिया। इतना क्लियर है ये। तो या इट्स अ वेरी बेसिकली केपलर ने जो लॉज दिए थे वो न्यूटन के ग्रेविटी ने उसने एकदम प्रॉपरली मैच कर गए वो, और ये बहुत बड़ा सक्सेस है न्यूटन की थ्योरी का। इतना क्लियर है। देखो इसे, चलो तो थोड़ी Around टेस्टिंग कर दे यहाँ पे। चलो मून एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट पहले देख लेते, पहले लेट्स से कंसीडर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो विल कंसीडर मून, विल कंसीडर मून। सही है। मून का टाइम पीरियड क्या होता है, मून के रेवोल्यूशन का? हाँ 24 27.5 डेज। क्या बोल रहे हो 24 यार, हाँ 30 days सही है ना। बेसिकली कितना 27.32 ज्यादा अच्छा है ना। ठीक है। सो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, ऑब्वियसली ये इंफॉर्मेशन बहुत इजीली कोई भी देख सकता है मून को देख के कि टोटल कितना टाइम लग रहा है इसे रिवॉल्व करने के लिए। अभी ये इंफॉर्मेशन लेके हम लोग अर्थ की मून से डिस्टेंस इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। कैसे? टाइम पीरियड को सबसे पहले हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। योर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम टाइम्स आर प्लस एच का क्यूब। सही। अच्छा एक काम करो, इसे यहां तक रहने दें, इसे मैं अगले स्लाइड में लेके जाता हूं, वरना यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। ठीक है। सो लेट्स से अभी हम लोग यहाँ पे मून की थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। मून, सही बात है। तो मून का टाइम पीरियड कितना लेना हमें? 27.32 डेज। सही है। ये इंफॉर्मेशन को यूज करके, ये वाली इंफॉर्मेशन के यूज करके विल ट्राई टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। सही बात है। ठीक है। चलो कैसे करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय जीएम इंटू आर प्लस एच का होल क्यूब। मैं करेक्ट लिख रहा हूं ना? सही बात है। ठीक है। अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे, यहां से हम लोग आर प्लस एच का होल क्यूब हम लोग क्या लिख सकते हैं? कहने से टी स्क्वायर इंटू जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर। सही है। सो आपका आर प्लस एच क्या हो जाएगा? मुझे इसी चीज का क्यूब रूट लेना पड़ेगा। टी स्क्वायर जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर, इस चीज का मुझे क्यूब रूट लेना पड़ेगा। सही है। हाँ या ना? ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये सबसे पहले जो डेज है ये हो जाएगा 27.32 इंटू एक डे में कितने सेकेंड्स होते हैं? 84,400 होता है ना। सही है। तो ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है इसे, प्रॉपरली हमें इसे सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। सही है। तो बेसिकली कैलकुलेटर्स यूज करो, ये थोड़ा सा टीडीएस जा सकता है। हम लोग ये चीज की वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे। टाइम के बदले क्या डालेंगे? 27.32
इंटू 8400 बिकॉज सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है. 84400 84,400 होता है ना. बेसिकली 84,400 कैसे आया? इंटू 24 आवर्स. पहले आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे. सही है. एक दिन में कितना होता है? 24. वैसा एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं. सेकंड्स इन वन डे. तो 27.32 डेज में कितने सेकंड्स होंगे? इतने सेकंड्स होंगे. सही है. तो यहाँ पे ये डालना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना है. इंटू जी के बदले क्या डालेंगे हम लोग? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास. मास ऑफ अर्थ के बदले क्या आ जाएगा? 6 इंटू 10⁻24 kgs होता है ये. द होल डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर. और इस चीज का हमें क्यूब रूट लेना है. तो चलो इवैल्यूएट करो इसे, बताओ मुझे कितना आ रहा है. तो ये आ रहा है आंसर, इसका आंसर ये आ रहा है, ये मीटर्स में आएगा बिकॉज हम लोग ने सब कुछ एसआई यूनिट में लिया है. ठीक है. अच्छा, तो अगर मैं इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या हो जाएगा? इसे यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा, 3 यहाँ पे करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना बेसिकली. तो ये क्या हो जाएगा? 3777 3 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लेंगे ना. 5.56 ही रहने देता हूं मैं इसे. ठीक है. तो इतना किलोमीटर आ रहा है आंसर. रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर प्लस हाइट. अच्छा, इसमें एक्चुअली हमें मून का रेडियस भी सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ज्यादा एक्यूरेटली निकालना है तो. ठीक है. बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं? अर्थ के सरफेस से मून के सरफेस तक का डिस्टेंस निकाल रहे. ये क्या हो गया? बेसिकली अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर का डिस्टेंस. ये हमें प्रॉपर ऑर्बिटल रेडियस मिल रहा है एक्चुअली. तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ मून. बेसिकली यहां पे सपोज अपनी अर्थ है और यहां पे अपना मून है. ये अपनी अर्थ है और ये अपनी मून है. तो हमें बेसिकली इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस मिल गया है. अगर हमें इनके सरफेस के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो हमें दोनों का रेडियस में सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. सही है. अच्छा, ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ये प्योरली थियोरेटिकली कैलकुलेट की है. अभी जरा गूगल करके मुझे एक्चुअल वैल्यू बताओ कितना है. बेसिकली नीचे जो वैल्यू लिखी है वो गूगल करके लिखी है और यह ऑलमोस्ट ये मैच कर रहा है. और ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया प्योरली थियोरेटिकली कैलकुलेट किया और जो एक्चुअली अपने प्रैक्टिकल मेजरमेंट से मैच कर रहा है. समझ में आ रहा है फिजिक्स कितनी पावरफुल है? देखो इसे. चलो अच्छे से